हेलो। आज का लेक्चर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग लेक्चर 6। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल और फिलोसॉफिकल थिंग्स रिलेटेड टू जीडीपी डिस्कस किया जाएगा। तो अबाउट लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जीडीपी में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी पे इतना डिबेट क्यों होता है, जीडीपी और ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे ये वेलफेयर के साथ लिंक करता है। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग का पहला इशू है जीडीपी वर्सेस जीडीपी ग्रोथ और वेलफेयर। जब हम लोग जीडीपी और वेलफेयर को बात करते हैं, वेलफेयर क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल एक नेशन स्टेट बनाता है जो कि एक वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट के लिए इट इज नीडफुल कि स्टेट के पास कुछ इनकम हो टू हैव वेलफेयर टू द पीपल। वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के पास इनकम कैसे आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये परपेचुअल सवाल रहा है सिंस द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 100 ईयर्स। तो जब मॉडर्न इकोनॉमी में स्टेट का रोल डिमिनिश होता है इन इकोनॉमी और अलग अलग पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होते हैं इन वेरियस फेजेस ऑफ हिस्ट्री, तो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है जो हम लोग एस्क्राइब करते हैं करेंटली। तो अब हम लोग आते हैं, हम सब लोगों को पता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है और हम लोग कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाई जीडीपी इज डिबेटेड। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जीडीपी मतलब ये होता है ऑल द प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जीडीपी एक साल में कितना होगा, सारा प्रोड्यूस के इक्वल। अब हम लोग डिबेट करते हैं या बात करते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है लास्ट ईयर कंपैरिजन में या करेंटली उसका ग्रोथ रेट क्या है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जितना कन्वीनियंट और जितना फास्टर ग्रोथ करेगा कोई इकोनॉमी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स ओवर टाइम। तो जैसे ही जीडीपी का वॉल्यूम बढ़ेगा उसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन टू इंक्रीज द साइज ऑफ इकोनॉमी ऑब्वियसली बढ़ेगा, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसके चलते गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा बिकॉज एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग अब इंपॉर्टेंट इशू पे आते हैं कि ग्रोथ डिबेट क्यों होता है। तो अगर हम लोग 1947 या 50s के बाद देखें तो इंडिया का ग्रोथ 3% या 5% के अंदर ही रहा है। ग्रेजुअली ये कभी 6% 7% भी ग्रो किया है, करेंटली इट इज़ अराउंड 7%। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ होगा, पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट ग्रोथ विल बी ग्रेटर। जितना कम ग्रोथ होगा उतना लोग बेनिफिट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम दैट ग्रोथ। ये इसीलिए होता है क्योंकि जैसी ग्रोथ प्रोपेल होगा, फिनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा और जीडीपी को और पुश मिलेगा टुवर्ड्स हायर ग्रोथ। तो ये चीज हम लोग हमेशा से फेस करते थे क्योंकि हम लोग की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बहुत ही कंस्ट्रेंट था 91 के पहले, एलपीजी रिफॉर्म के पहले। तो ग्रोथ हमेशा 5% के अंदर रहता था, तो पॉपुलेशन रिलेटिवली बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वेलफेयर मेजर्स सरकार नहीं दे पा रही थी और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी कम था। तो ये कंप्लीटली एक सर्कल बनाता है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड द वेलफेयर स्टेट। इसमें गवर्नमेंट और वेलफेयर स्टेट मोस्टली सेम है, बट हमारे पास एक कैच 22 सिचुएशन आ गया था जब हमारे पास ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं, पोटेंशियल है, बट अपॉर्चुनिटीज हम लोग हर डेकेड में कुछ ना कुछ मिस करते थे या किसी मिस फॉर्च्यून से कभी वॉर हो गया, कभी ड्रॉट हो गया। तो हमेशा ग्रोथ एक लिमिटेड लेवल में रहा और उसके बियॉन्ड बढ़ नहीं पाया। जैसे ही हम लोग एलपीजी रिफॉर्म लेके आते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाया जाता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, बियॉन्ड 5% जाता है और उसके बाद वो 9-8 के आसपास रहा है, करेंटली इट इज 7, जो हम लोग के वॉल्यूम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड इफ वी कंपेयर टू प्री 1970s एंड 1980s, 3% के कंपैरिजन में 7% इज ए वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट। अब हम लोग आते हैं कि नेशनल इनकम हम लोगों ने पढ़ा था, ये जीडीपी
कहाँ से आ गया और ये जीडीपी का रोल क्या है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेशनल इनकम सिंपल है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्टिवली हम कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगा। तो एक कंट्री कितना भी छोटा हो वो कुछ ना कुछ नेशनल इनकम जनरेट करेगा, बिकॉज लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। गुड्स एंड सर्विसेज भले ही कितना ही सिंपल एग्रीकल्चरल गुड्स क्यों ना हो, तो प्रोडक्शन जरूर होगा और इवेंचुअली वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। अब हम लोग के पास सवाल है कि पर पर्सनल इनकम क्या है। तो पर्सनल इनकम वो कि जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उसको सेल करने पे उसका इकोनॉमिक आउटपुट जो आता है वो हम लोग का पर्सनल इनकम बनता है। तो ये दो चीज हो गया, एक कलेक्टिव सबका और इंडिविजुअल पर्सनल इनकम। अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट इशू पे। हम लोग जब पर्सनल इनकम की बात करें तो पर्सनल इनकम कोई एक और तरीका है या इट्स नॉट पर्टिकुलरली पर्सनल इनकम बट जीडीपी पर कैपिटा, कि अगर पूरे जीडीपी के पूरे वॉल्यूम को एब्सोल्यूट नंबर्स को हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये देख पाएंगे कि एक इंडिविजुअल के पास कितना उसका कंट्रीब्यूशन है इन एन इकोनॉमी। तो ये हम लोग का स्टैट्स है कि एब्सोल्यूट टर्म से वी रैंक 5th के हम लोग वी आर द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एब्सोल्यूट नंबर्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन, अगर आप टॉप 4 कंट्रीज को देखें, बेयरिंग चाइना, इन सब का रिलेटिव पॉपुलेशन बहुत कम है उनके इकोनॉमी में, तो उनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है। अब पर कैपिटा इनकम हाई और लो होने से क्या मतलब है? पर कैपिटा इनकम जितना हाई रहेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ही बेटर होगा। और पर कैपिटा इनकम ये भी स्टेट करता है कि आप कितना टैक्सेस पे कर पाएंगे आउट ऑफ योर कैपेसिटी। तो जैसे ही पर कैपिटा इनकम स्टेट को ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, उतना बेटर वेलफेयर या उतना गवर्नमेंट सर्विसेज बेटर क्वालिटी का मिलता है। तो ये सारे कंट्रीज रिच हैं बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और उनका पॉपुलेशन कम है तो उनका पर कैपिटा बहुत इनकम हाई है। अब हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे टॉप 10 कंट्रीज या टॉप कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। दीज आर हाई इनकम स्टेट्स। इसमें फर्स्ट 3 जो हैं वो नॉर्डिक सिटीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं और इसमें लक्समबर्ग है जो एक यूरोपियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, दे आर रिच कंट्रीज, और इंडिया कहीं 99th नंबर में फॉल करता है। तो इससे ये पता चलता है इंडिया के एब्सोल्यूट नंबर्स तो 5th नंबर पे है बट उसको पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि वो 99 के आसपास पहुंच जाता है, लाइक 100। अब हम लोग के पास दूसरा चीज़ देखने के लिए क्या है कि अगर इन दोनों ग्राफ्स को हम लोग जोड़ें, लाइक इस फॉर्म में देखा जाए कि टॉप 4 इकोनॉमीज में इंडिया या टॉप 5 इकोनॉमीज में इंडिया है बट उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है इफ कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूएस। चाइना के साथ भी सेम है बट चाइना का वॉल्यूम नंबर्स एब्सोल्यूट नंबर हम लोग के कंपैरिजन में 3 गुना है, तो दे हैव रिलेटिव बेटर पर कैपिटा इनकम। अब हम लोग इस चीज के मैकेनिज्म समझेंगे और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है टू प्रोवाइड वेलफेयर और उसमें इकोनॉमिक क्या रोल प्ले करती है और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे रोल प्ले करता है। तो हम लोग ये जानने से पहले ये जानते हैं कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि जितना बड़ा जीडीपी को हम लोगों को केक के फॉर्म में देखना चाहिए, जितना बड़ा केक होगा या ग्रोथ जितना बड़ा होगा उतने लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर पार्टिसिपेशन होगा ज़्यादा और केक का साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो लोग अपना पर्सनल इनकम, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाएंगे बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री। तो किसी भी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज जो उसके ग्रोथ को रोक रहा है। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने देखा 90s के एरा में कि देयर आर सम स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसीज जिसको हमको हटाना है, तो हम लोग एलपीजी रिफॉर्म लेके आए। वो खत्म होने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में कुछ स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आपके इकोनॉमी में देयर इज ह्यूज इनइक्वालिटी इन टर्म्स टू प्रोडक्टिविटी या पार्टिसिपेशन, तो हम लोग देखेंगे कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है। जो सदर्न और वेस्टर्न सिटीज़ है, जो आईटी सेंटर्स हैं, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर हाईली स्किल्ड, तो उनका पर कैपिटा इनकम किसी भी रूरल इंडियन इंडिविजुअल से बेटर होगा। वो ऐसा क्यों है?
बिकॉज दे आर मच मोर स्किल्ड इन दोज फील्ड्स जो कि इकोनॉमिक आउटपुट का नंबर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिविजुअल इनकैपेसिटी के चलते भी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का जो एक बार है वो बहुत लिमिटेड लेवल में बढ़ पाता है। तो सरकार या गवर्नमेंट या नेशन स्टेट इस इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए वेलफेयर करती है, टू इंप्रूव द हेल्थ एंड स्पेसिफिकली टू इंप्रूव द एजुकेशन। अब ये इस पे स्पेंडिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारे पास एक सर्किल बन के आता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जैसे ही बढ़ेगा लोगों का, ग्रेजुअली द पाई ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। जैसे ही प्रोडक्शन का पाई इंक्रीज होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा एंड दे विल बाय गुड्स। तो अगर इनकम बढ़ रहा है तो द इनकम विल बी टैक्स्ड इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स, और जो प्रोड्यूस खरीदेंगे वो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, और इस तरह दोनों टैक्स मिला के सरकार को कुछ आमदनी होगी एंड दैट अर्निंग विल बी स्पेंट इन इम्प्रूविंग द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ सिटीजन। तो जब जैसे हम लोग के पास ये वेलफेयर हो जाएगा तो इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा जिसमें एक पार्टिसिपेंट है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट, एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन जो कि कोई अपना प्रोड्यूस कर रहा है। इवेंचुअली उसका इनकम राइज होगा बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, उसके चलते पाई बड़ा होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एक नेशन स्टेट का बढ़ेगा, उसके चलते गवर्नमेंट के पास अर्निंग इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस बढ़ेगा, एंड इवेंचुअली इसकी कैपेसिटी जो इंडिविजुअल है जो पार्टिसिपेट करा था उसकी कैपेसिटी बिल्ड होगा थ्रू वेलफेयर। ही कुड एक्सेस बेटर रोड्स, तो अपना प्रोड्यूस फाइनल डेस्टिनेशन पे चीपर प्रोड्यूस पहुंचा पाएगा, एंड ही कैन जनरेट ग्रेटर प्रॉफिट। तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो ये सब चीज खत्म होने के बाद इफ यू थिंक कि अगर इसको एक एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचा जाए तो आइडियल सिचुएशन या सस्टेनेबल सिचुएशन क्या होगा? तो किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जब तक होता रहेगा देयर विल बी ऑलवेज सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज हेल्दी एंड गुड, बिकॉज अगर 0 या 1 इन्फ्लेशन है और पॉपुलेशन आपका रिलेटिवली उससे ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है तो आपके पास पैसा तो बहुत लिमिटेड रहेगा और लोग सर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रिलेटिवली। तो एक कैश टेंटू सिचुएशन आ जाएगा कि इनको सर्व करें या वेलफेयर करें। तो डिसेंट इन्फ्लेशन ये इंश्योर कराता है कि जितने लोग ऐड होते जा रहे हैं इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन उनका इनकम भी बढ़े। तो डिसेंट इन्फ्लेशन जरूरी है, जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है 4% के आसपास। डिसेंट एंड स्टेबल ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ कर भी रहे हैं, मान लीजिए आज 7% से कर रहे हैं बट किसी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी के कारण वो 5 साल के बाद 4 या 3% पे आ गया तो वो इनस्टेबल है या स्टेबल नहीं है। तो ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि आपके पास डिसेंट एंड स्टेबल ग्रोथ हो। डिसेंट एंड स्टेबल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को बेयर मिनिमम करें और लोगों की इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाएं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक इफिशिएंसी के लिए यू नीड बेटर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैन द प्रीवियस सेट ऑफ इकोनॉमिक गोल्स। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, लोगों के पास सर्विसेज और गुड का एक्सेस बढ़ता है और उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ता है। और उसके बाद जैसे हम लोग ये फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करें। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन से सिंपल सा ये मतलब है दे शुड बी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्रीज द ओवरऑल नेशनल इनकम ऑफ एनी नेशन। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा उनके पास अर्निंग बढ़ेगी, देश की अर्निंग बढ़ेगी और वेलफेयर ज़्यादा लोगों तक एफिशिएंटली पहुंचाया जा पाएगा। और दूसरा है जैसे लोगों के पास, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के पास इनकम बढ़ेगा थ्रू टैक्सेस तो ब्रॉडर वेलफेयर बढ़ा पाएंगे हम लोग, जैसा मैंने अभी कहा। तो ये सारा लॉजिकल और फिलोसॉफिकल कनेक्ट है बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड वेलफेयर। ये तीनों चीज कनेक्टेड है और इसमें सेंटर पीस है एक इंडिविजुअल सिटीजन जैसे ही अपना इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो वो किसी न किसी फॉर्म में टैक्स पे करेगा और सरकार उसी टैक्स को कलेक्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, वेलफेयर मेजर्स को और ब्रॉडन करेगी और उसको बेटर सर्विसेज देगी। इससे होगा कि परपेचुअल ग्रोथ या एक लेवल का स्टेबल ग्रोथ मिल पाएगा और एक ट्रू वेलफेयर स्टेट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको हमारा नेशन स्टेट फुलफिल कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच।